कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को जर्नल एंट्रीज तो करने बोलेगा कि जर्नल एंट्री पास करके बताओ, तो उस केस में आपको जर्नल एंट्री कर देनी है। जैसे पिछले क्लास में अपन ने इशू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, लमसम, इंस्टॉलमेंट, ये सब देखे थे, एग्जाम्पल भी बनाए थे। अब उसके एडिशन में क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा रहेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द वेरियस आइटम इन बैलेंस शीट। मतलब आपको सारी जर्नल एंट्रीज तो करनी है, प्लस दुनिया भर के जितने भी आइटम्स है उसको बैलेंस शीट में भी दिखाना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को बैलेंस शीट का मतलब वो वाली बैलेंस शीट नहीं है जो आप लोग वो डब्बा वाला बनाते थे। बैलेंस शीट कैसे बनाते थे आप लोग पहले? बैलेंस शीट का ऐसा वाला फॉर्मेट जानते हो आप लोग? इधर लाइबिलिटी इधर एसेट। ये बैलेंस शीट कंपनियों को अलाउड नहीं है बनाना। कंपनी लोगों की बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इस बेसिस पे ही बैलेंस शीट बनानी पड़ती है कंपनियों को। तो पहले अपन है ना बैलेंस शीट को समझते हैं, पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो कंपनियों की जो बैलेंस शीट है ना वो कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 में लिखी हुई है। मतलब कंपनी एक्ट मतलब एक कानून है, तो कंपनी एक्ट 2013 की बुक खोलना, उसके अंदर शेड्यूल 3 एक जगह में, उसको खोलना तो आपको वहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख जाएगा कंपनी का। ठीक है, तो ये लाइन कभी कभी लिखी हुई मिल सकती है क्वेश्चन की, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना, ये यही वाली बैलेंस शीट की बात करेगा। क्लियर है मेरी बात? चलो सबसे पहले बात करेंगे हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखना है? बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट के मेन दो पार्ट्स होते हैं। जैसे इधर आपका लाइबिलिटी होता था और इधर क्या होता था? एसेट, और दोनों साइड बराबर आ जाता था। अब आपका ना लाइबिलिटी वाले पोर्शन को तो ऊपर में रखा है और एसेट वाले को क्या कर दिया, उठा के नीचे ले आए। ठीक है, मतलब ये वाला टोटल और ये वाला टोटल आपका क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, दूसरा होता है एसेट्स। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी और एसेट्स। इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर चार पार्ट्स होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी, चौथा करेंट लाइबिलिटी। ये आपको नाम याद रखने हैं सब। सबसे पहला नाम क्या था? शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करेंट लाइबिलिटीज और चौथा करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करेंट लाइबिलिटीज और उसके बाद करेंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड के अंदर भी तीन आपको नाम मिलेंगे, एक मिलेगा शेयर कैपिटल, दूसरा मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा मिलेगा आपको शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ऐसा करके। अभी मैं मतलब समझाया नहीं हूं, समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपकी कहां आनी चाहिए? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सीक्वेंस में। ठीक है, उसके बाद एसेट्स के अंदर दो ही चीज आती है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। एसेट के अंदर दो ही चीजें आएगी, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। इस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा होता है। ठीक है, अब आप लोग देख एक चीज याद रखना, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे शेयर कैपिटल, उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है उसके आगे दो नंबर डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है? आप लोग जब वो डब्बे वाली बैलेंस शीट बनाते थे, डब्बे वाली बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बोलते हैं और ये वाली बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं। तो डब्बे वाली बैलेंस शीट में देखना, आप लोग जब बनाते थे पूरा गंदगी वही कर देते थे, मतलब प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन करना था वही दिखा देते थे। लेकिन यहाँ पे गंदगी अलाउड नहीं है, मतलब आपको सिर्फ अमाउंट उठा के लिखना है, लिखना है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख दिए, बाजू में क्या लिखा हुआ? एक नंबर। एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करते पता है? नोट्स को। इसको नोट कर, वर्किंग नोट नहीं, सिर्फ नोट। मतलब इसकी जो अमाउंट आ रही है वो कहां से आएगी? नोट नंबर 1 से। नोट नंबर 1 देखो, ये नोट नंबर 1 है। हाँ नहीं, कैश फ्लो नहीं है। ठीक है, इसका जो अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल का कहां से आएगा? नोट नंबर 1 से। वैसे रिजर्व और सरप्लस की अमाउंट कहां से आएगी? नोट नंबर 2 से। और कैश जो जहां जहां पे नंबर डाला हुआ है उसकी अमाउंट अपने को लेना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
ये चैप्टर बैलेंस शीट बनाने वाला चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर काहे का है? इशू ऑफ शेयर की या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। मतलब शेयर से रिलेटेड आपको क्या करनी है? अकाउंटिंग। मतलब यहाँ पे ये चैप्टर आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखा रहे। बैलेंस शीट बनाना सीखना है तो कंपनियों का एक चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। वहां पे इसकी औकात बढ़ जाएगी। अभी आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसलिए बैलेंस शीट का आप है ना एक पार्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? पार्ट। पूरी फुल बैलेंस शीट नहीं बनाओगे। मतलब बैलेंस शीट बनाओगे, इसके अंदर सिर्फ आपको 2-3 ही आइटम दिखेगा और टोटल भी टैली हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई है? जब आपको फुल बैलेंस शीट बनानी है ना, तो आपको इस चैप्टर में नहीं, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ बैलेंस शीट का एक हिस्सा। जो जरूरी उतना ही पढ़ रहे हैं, जो जरूरी नहीं है वो नहीं पढ़ रहे। ठीक है? तो जब हम वो चैप्टर चालू करेंगे तो बैलेंस शीट को और डिटेल में बताऊंगा। अभी इस चैप्टर में जितना काम आ रहा है उतना ही बता रहा हूँ। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखो, बैलेंस शीट दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या होता है? इक्विटीज एंड लायबिलिटी, दूसरा एसेट्स। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा रिजर्व सरप्लस, नहीं सॉरी, शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके बाद करंट लायबिलिटी। एसेट्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, करंट नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो जब हम उधर बात कर रहे थे इक्विटी एंड लायबिलिटी की, जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड था, शेयर होल्डर फंड के अंदर भी 3 चीज आ जाती है। पहला आता है शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल आता है पहला, दूसरा रिजर्व सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? जो कैपिटल का पैसा है वो। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है जो सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं आ जाता है, उसको कंपनी रिजर्व मानती है। क्या मानती है? रिजर्व। मतलब प्रॉफिट का पार्ट। जैसे शेयर पार में इशू होगा, पार में, तो पार में जब इशू होता है तो कुछ कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो वहां पे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं है। तो वो पूरा पैसा जो शेयर से रिलेटेड आया वो कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में जाएगा। जो पैसा शेयर से रिलेटेड आया वो कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल। जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है, एक्स्ट्रा पैसा मंगवाती है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसलिए उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से कहाँ लिखेगी? रिजर्व एंड सरप्लस में डालेगी। क्लियर है? अब कंपनी के पास चाहे शेयर का पैसा है चाहे रिजर्व का, कंपनी के पास पैसा आ गया तो पूरे टोटल पैसे को कहां डाल देगी? करंट एसेट के अंदर, मतलब कैश के नाम से दिखाएगी। तो आपको जो जो मैं नाम बोला वो यहां दिख रहा है क्या? नहीं। जैसे 1 नंबर में मैं बोला, यहाँ पे 2 नंबर में सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा, यहाँ पे कैश दिखा नहीं, तो ये कहां दिखेगा? इसके नोट्स में दिखेगा। एक बार नोट्स खोल के देखते हैं, मैं उल्टा चल रहा हूं ना। नोट नंबर 3 देखो, करंट एसेट के अंदर देखो। करंट एसेट में आपका पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक में आ रहा है। तो बैंक अकाउंट के नाम से आपको टोटल अमाउंट डाल देनी है। ठीक है? करंट एसेट के अंदर भी एक हेडिंग बनानी है, किस नाम से? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से। आ रही बात समझ में? एक बात बताओ, आप लोग कैश इन हैंड जानते हो क्या होता है? क्या होता है कैश इन हैंड? मतलब जो अपने पास कैश रखा हुआ है उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। कैश एट बैंक का मतलब क्या समझते हो? जो बैंक में जमा है। तो कंपनियों की जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अलग अलग नहीं बोलते। उनका एक नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश और कैश के समतुल्य, कैश या कैश के जैसा ही कुछ। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब इसके अंदर जितने भी पैसे से रिलेटेड चीजें आती है वो सब यहाँ पे जाएंगी। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस से क्या समझते हो? जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया प्रीमियम का, तो उसके नाम से आप क्या बनाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाओगे। उसको कौन से नोट में डालोगे? रिजर्व सरप्लस। उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देना है आपको। क्लियर है? अब आपको मेन जो जतन है इसमें करना है शेयर कैपिटल का नोट। इसको देखो एक मिनट, समझो ध्यान से क्या बोलते हैं। इसमें कुछ कुछ नाम है, अभी सब समझाऊंगा। नोट नंबर 1, सबसे पहले देखो नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल करके दिख रहे हैं। सबसे पहला नाम क्या है? अथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहला नाम क्या है? अथोराइज्ड कैपिटल। दूसरे नंबर पर क्या है? इशूड कैपिटल। तीसरे नंबर पर क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चौथे नंबर पर क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद क्या है? पेड अप कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे लेस कॉल्सिन एरियर्स एट शेयर फॉर फ्यूचर
और शेयर कैपिटल की अमाउंट आपको यहाँ लेना है। आ रही बात समझ में? सबसे पहली बात करते हैं अथोराइज्ड कैपिटल की। व्हाट डू यू मीन बाय अथोराइज्ड कैपिटल? अथोराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल जो होता है उसको रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अथोराइज्ड कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं अधिकृत पूंजी, और रजिस्टर्ड कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पंजीकृत पूंजी। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? नहीं, कुछ कुछ सही है। सबसे पहले जितने शेयर है कंपनी के पास नहीं, चलो मैं बता रहा हूं। अथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब ये होता है, जब भी कभी कंपनी बनती है ना, तो कंपनी को एक छोटी सी दुकान नहीं है कि आओ शटर खोलो दुकान चालू हो गई। कंपनी जब बनती है तो उसको बकायदा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। किसके पास रजिस्ट्रेशन करवाती है? अपना आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जब अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो कंपनी को एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ठीक है, कंपनी को एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे पार्टनरशिप बनती है तो पार्टनरशिप, पार्टनर लोगों के बीच में क्या बनाना पड़ता है? पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। वैसे कंपनी जब बनती है तो कंपनी को अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय क्या बनाना पड़ता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को अपना नाम बताना पड़ता है कि कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कंपनी क्या क्या काम करेगी। ठीक है, उसके साथ साथ कंपनी को रजिस्ट्रार के पास अपनी कैपिटल बतानी पड़ती है कि हमारी कंपनी की कैपिटल इतनी रहेगी, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ इतनी रहेगी, बताना पड़ता है रजिस्ट्रार को। तो जो कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के बताती है कि हमारी कैपिटल इतनी रहेगी, मतलब उसी कैपिटल को रजिस्ट्रार क्या कर लेता है? अपने पास रजिस्टर कर लेता है। तो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? अथोराइज्ड कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत? जरूरी नहीं कि जितनी आपकी अथोराइज्ड कैपिटल होगी कंपनी को उतना ही शेयर इशू करना पड़ेगा। कंपनी क्या करती है, अरे भाई मान लो आप घर बनवा रहे हो, अभी आपके घर में 2 ही सदस्य हैं, लेकिन आप एक तो कमरा एक्स्ट्रा बनवा लोगे, कल को परिवार बढ़ेगा, एक रूम कर, तो आप क्या क्या किए? बच्चे के पास जाओगे, जैसे हम लोग की बेटी अभी छोटी है तो हम लोग 1 नंबर बड़ा कपड़ा लेते, क्योंकि बढ़ता बच्चा है, मान लो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो फ्रॉक टाइट हो जाएगी, जो भी ड्रेस है। तो वैसे ही कंपनी जब है ना काम कर रही है ना, तो उसका बिजनेस बढ़ते रहता है। तो जब स्टार्टिंग में जब रजिस्टर कराती है ना कैपिटल को, तो उस समय वो एक्स्ट्रा कैपिटल बता सकती है कि हम इतना कैपिटल रखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि कैपिटल उतना ही पूरा पब्लिक से पैसा मंगवा ले। जैसे मान लो 10 करोड़ रुपए का कैपिटल बता दिए कंपनी, लेकिन हो सकता है भाई अभी 10 करोड़ का जरूरत नहीं है, 8 करोड़ का ही शेयर इशू कर दी, 2 करोड़ अभी रखा हुआ बैलेंस अभी उसके पास, वो जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा तब हम मंगवाएंगे। आ रही बात समझ? तो अथोराइज्ड कैपिटल मतलब रजिस्ट्रेशन के समय जो बता देती है ना कंपनी, उसको बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना अथोराइज्ड कैपिटल हो उतना ही इशू किया जाए। आ रही बात समझ में? तो अथोराइज्ड कैपिटल जो होता है उसको लिख के दिखाना पड़ता है, लेकिन कहां पर? शेयर कैपिटल के नोट्स में। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अथोराइज्ड कैपिटल। क्या लिखोगे? अथोराइज्ड कैपिटल डैश 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 एट द रेट ऑफ डैश 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 ईच, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ कितने रुपया वाला है वो बताना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, जब आप लोग शेयर कैपिटल का नोट्स बनाओगे तो आपको टाइप ऑफ शेयर का भी ध्यान रखना है, इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस है कि दोनों है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? इशूड। इशूड मतलब जितना कंपनी ने इशू किया है पब्लिक को। ठीक है, जितना पब्लिक को इशू किया है उसको। तो मान लो यहाँ पे 1 लाख शेयर था कंपनी के पास, 100 रुपए वाला, तो आप क्या लिखोगे? अथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ऐसा लिख दोगे। अब 1 लाख में कंपनी ने सिर्फ 50,000 ही शेयर इशू किए, 50,000 रखी हुई अपने पास, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इशूड में 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ऐसा।
तो जितना अथोराइज्ड है जरूरी नहीं कि उतना ही इशू हो, कम भी हो सकता है, हाँ लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। अथोराइज्ड कैपिटल जितना है उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती कंपनी, उससे कम भले या उसके बराबर इशू कर सकती लेकिन उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। तीसरे नंबर पर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कंपनी क्या करती है, जितना इशू करी, मान लो 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इशू करी, अब जरूरी नहीं कि लोग पूरा ही शेयर खरीद ले, कभी कम भी खरीदते हैं कभी पूरा भी खरीद लेते हैं। तो कंपनी ने इशू तो कर दिया लेकिन उसमें से सब्सक्राइब कितना हुआ, मतलब कितने लोगों ने पैसा लगाया, कितने शेयर के लिए पैसा आया, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अथोराइज्ड कैपिटल मतलब टोटल कंपनी का जितना कैपिटल है उसमें से कंपनी ने कितना इशू किया और लोगों ने कितना पैसा लगाया, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल ये लमसम के केस में देखने नहीं मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कॉल्ड अप में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, शेयर के पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है। किसमें मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में मंगाती है मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके मंगवाती है। मान लो कंपनी ने अभी सिर्फ, एक मैं लिख के बता दे रहा हूं, मान लो कोई कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए सेकंड और फाइनल कॉल, ऐसे करके मंगवा रही है। कंपनी ने अभी तक सिर्फ है ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा मंगवाया है, कॉल का पैसा नहीं मंगवाया। तो 10 रुपए का एक शेयर है, मान लो 10 रुपए के शेयर में 5 रुपए कंपनी ने मंगवा लिया है और 5 रुपए कंपनी ने भी नहीं मंगवाया है। तो अपन कॉल्ड अप कितना बोलेंगे, कंपनी ने कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने मंगवाया कितना है, 5 रुपीज कॉल्ड अप। क्या लिखेंगे, जितना कंपनी ने मंगवाया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप। तो अनकॉल्ड कितना होगा, अनकॉल्ड लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। कॉल्ड अप मनी कितनी है, जितना कंपनी ने मंगवाया है अभी लोगों से, बाकी अब मंगवाएगी फ्यूचर में। ठीक है, कॉल्ड अप। उसके बाद अगला नाम आता है पेड अप। उसके बाद बात आती है कि पेड अप, कंपनी ने इतना मंगवाया लेकिन लोगों ने कितना पे किया, उसको बोलेंगे पेड अप। कंपनी ने जितना मंगवाया उसमें से लोगों ने कितना पे किया, उसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब पेड अप कैपिटल आप लोग लिखोगे ना, उसके बाद आपको यहां पर माइनस क्या करना है, कॉल्स इन एरियर्स। माइनस क्या करना है, कॉल्स इन। कुछ कुछ शेयर होल्डर्स लोग ऐसे होते हैं, कंपनी ने उससे पैसा मंगवाया है लेकिन अभी उसने पैसा दिया नहीं कंपनी को। कंपनी बोली आपको इस तारीख तक पैसा लाके जमा करना है, नहीं दिया, तो वो अमाउंट क्या बन जाती है, कॉल्स इन एरियर्स बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉल्स इन एरियर्स। कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कंपनी उनको शेयर इशू करे रहती है, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, आगे का पैसा दे ही नहीं रही है, दे ही नहीं रहे। तो आगे का पैसा नहीं दे रहा है तो क्या बनेगा, पहले कॉल्स इन एरियर्स बनेगा। कंपनी उसे मंगा मंगा के थक गई, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा पैसा। आखिरी में शेयर कंपनी क्या करेगी, उसके नाम से जो शेयर इशू करिए ना उसको जब्त कर लेगी, वापस रख लेगी। तो अब आज से हमारा शेयर होल्डर नहीं है, और उसका जो आधा अधूरा पैसा दिया हुआ था ना, वो आधे अधूरे पैसे को क्या कर लेगी कंपनी, जब्त कर लेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयर का फॉरफीचर होना। तो फॉरफीचर जब होता है तो कंपनी के पास फोकट में कुछ पैसा आ जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन मिलेगी पेड अप वाली कॉल्स इन एरियर्स, तो आपको इस तरीके से दिखाना है। अच्छा, अब मेरी बात अब ध्यान से सुनो, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप लोग, उस केस में ये अमाउंट लिखना है लेकिन इसका टोटल नहीं लगाना है। ये अमाउंट लिख के दिखा देना है लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा, मतलब टोटल नहीं होगा। ये अमाउंट भी लिख के दिखाना है बस, और ये अमाउंट भी लिख के दिखाना है। मतलब ये जो 4 अमाउंट दिख रही है ना, उसको लिख कर बस छोड़ देना है, उसका कहीं पे टोटलिंग नहीं होगा। ये जो ग्रीन कलर का मैंने आउटर बॉक्स बनाया देखो, यही अमाउंट का टोटल लास्ट में आएगा और वो 1 नंबर के नोट्स में जाके दिखेगा। आ रही बात समझ में? पेड अप की अमाउंट लो, कॉस्ट इन एरियर्स माइनस करो, फॉरफीचर को जोड़ो, और आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, शेयर कैपिटल। मतलब ऊपर की अमाउंट सिर्फ दिखाने की है, जोड़ने की नहीं है। लिख के छोड़ देना बस, जोड़ना नहीं है। जो ग्रीन कलर के बॉक्स में कवरिंग है ना, उसी को ही नीचे जोड़ के दिखाना है बस। ठीक है, तो ये नोट और नंबर 1 को हजम करो, फिर इसके बाद अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। किसी को कोई डाउट है? हाँ भाभी बोलो।
सर लमसम के केस में ये जो है फॉल्ट अप ये पॉसिबल नहीं है ना। लमसम के केस में कंपनी एक ही बार में पूरा मंगवा लेती है, हाँ। तो कॉल्ड अप पेड अप सब बराबर हो जाता है, क्योंकि लोग पैसा पूरा दे देते हैं। लमसम के सर लमसम के केस में कोई कौन सी एरियर भी तो नहीं होगा, स्पोर्ट फीचर हो सकता है। नहीं, लमसम के केस में ना कॉल इन एरियर्स होगा ना फॉर फीचर होगा, क्योंकि कंपनी एक बार में पूरा पैसा मंगवा ली है, तो जो पैसा देगा पूरा उसको शेयर मिलेगा, जो पैसा नहीं देगा उसको शेयर नहीं मिलेगा। तो कहां से कॉल्ड अप कॉल इन एरियर्स और फॉर फीचर होगा? आई मेरी बात समझ में? हाँ।